नमस्कार मित्रों। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आर्मी और नेवी फोर्स में जुड़ने के लिए कई सारी पाबंदियां यानी क्राइटेरिया लगाए हुए थे, उसी तरीके से आज केंद्र सरकार ने नई तरीके से एक नई पद्धति अपनाई है। यदि आप एयरफोर्स, नेवी और कहीं में भी मिलिट्री बुलेटिन में ज्वाइन होना चाहते हो, तो केंद्र सरकार ने एक नई पुरानी वाली तकनीक यानी कि नई पद्धति, नई क्राइटेरिया सब लगाए हुए हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है अमृतलाल मकवाना जुड़े हुए हैं। आज अमृतलाल मकवाना से बातचीत करेंगे और जो नया वाला तरीका है, जो नया वाला स्कीम है, उसको बोलते हैं कि अग्निपथ, उसके बारे में जानकारी हम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है हमारे साथ जुड़े हुए तो उनसे लेंगे। सर, टॉक शो में आपका स्वागत है। और सर, अग्निपथ जो नई सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो स्कीम लाई है जो नेवी में जुड़ने के लिए, तो सर उसके बारे में हमारा दर्शक मित्रों को थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा। जी, सर्वप्रथम पाक टुडे का मैं आभारी हूं कि मुझे टॉक शो के लिए बुलाया गया। जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 14 जून 2022 को एक अग्निपथ स्कीम योजना को अमल में लाने का जो एक प्रयास किया गया और एक पूरे भारतवर्ष में उसको लागू करने के लिए एक प्रपोजल जब डाला गया कि अभी ये प्रपोजल कोई आज का नहीं था। 1989 में जब एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के अंदर ये सारे पॉइंट इसके अंदर शामिल थे, और इन पॉइंटों के अंदर अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो पता चलेगा कि सर्वप्रथम हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर की जो एज थी 36 साल से घटा करके 32 साल में लाया गया, और दूसरी जो हमारे टीथ टू टेल रेशियो को कम किया गया। और हमारा कारगिल युद्ध के दौरान में जब समस्याएं आई कि तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेशन करने की जो प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय सीडीएस की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले भारत के हमारे जो जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जो कोऑर्डिनेशन के साथ, और अभी ये प्रथा बिल्कुल चलती आ रही है। तो इसके बाद अग्निपथ का भी प्रयोजन था कि दुनिया के कई देशों का प्रवास करने के बाद एक चीज़ उन्होंने देखी कि भाई हमारी जो आर्मी है, एक बार ज्वाइन होने के बाद वो रिटायरमेंट तक वो उसमें कार्य करता रहता है, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी, नया ज़माना, नई मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, दुनिया की आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने एक अग्निपथ स्कीम का एक प्रपोजल रखा और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ये लागू करने के लिए शुरू कर दिया। तो ये 14 जून को जब ये स्कीम लाई गई तो इसका जानकारी के अभाव में पूरे भारतवर्ष के अंदर काफ़ी विरोध हुआ, और विरोध के पश्चात कई ट्रेनें जलाई गई, कई बसें जलाई गई, और कई सरकारी हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया। लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे उसके बारे में कंप्लीट पता चला, तब मालूम पड़ा कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका जैसा देश है, जहाँ भी 8 साल नौकरी करने के बाद उनको कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, उनको कोई दूसरा कोई सुविधा नहीं, लेकिन जब रिटायर करने के बाद फिर उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और कई सारी जगह पे उनको जो उनका इनटेक है कि 100 आदमी अगर रिटायर होते तो 100 में से 96 आदमी उनको एब्जॉर्व हो जाते हैं। इजराइल जैसा देश को आप देख लीजिए, इजराइल के अंदर 3 इयर्स कंपलसरी सर्विस है। तो उसी प्रकार से दुनिया के कई देशों का अध्ययन करने के बाद भारत में ये स्कीम लागू करने के लिए एक प्रयोजन रखा गया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई तर्क मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो तर्क यही है कि जिस प्रकार भारत सरकार 2021 में जो 2.5 लाख करोड़ का डिफेंस बजट जो डिक्लेयर किया गया, तो उसमें से देखा गया कि भाई 1,35,000 करोड़ सेना की सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तो बाकी बचा हुआ 1,25,000 करोड़ जो है ये हमारे सेना का आधुनिकीकरण, आर्मी नेवी एयरफोर्स के आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक बजट सेविंग के लिए और हमारे देश की सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी को अद्यतन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन खरीदने के लिए भी ये स्कीम अमल लाने से मुझे लगता है कि कुछ आगे आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा। और हमारी जो जनरेशन है, अभी हर साल हमारे सेना से 45 से लेकर के 60,000 आर्मी के जवान रिटायर होते हैं, तो उतना ही हमारे सेना के अंदर उसकी जो डेफिशिएंसी होती है। एयरफोर्स में तकरीबन 3 से 5,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं, प्रीमेचर रिटायरमेंट, या वो कलर सर्विस करने के बाद चला जाता है।
उसी प्रकार नेवी में भी लगभग 1500 से लेकर के 2000 लोग पर ईयर रिटायर होते हैं या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के फौज छोड़ करके जाते हैं। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, उनको पूरा करने के लिए आज की डेट में राज्यसभा में जिस प्रकार डिफेंस का जो स्टेट मिनिस्टर है अजय भट्ट ने अपना बयान दिया था राज्यसभा के अंदर कि आज की डेट में सेना में 7,476 आर्मी ऑफिसर शॉर्टेज है, जबकि और दूसरा हमारे जो जवान है 14 लाख की सेना के अंदर हमारे 97,177 जवान आज की डेट में डेफिशिएंसी चल रहा है। तो इन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो अग्निपथ स्कीम को अमल में लाया गया है कि प्रति ईयर 45 से 60 हजार लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा और ये हमारी शॉर्टेज जो है धीरे धीरे करके उसको पूरी की जाएगी। जी जी, हमारा जो डिफेंस एक्सपर्ट अमृतलाल सर ने जिस प्रकार से अग्निपथ जो स्कीम गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू होती है कि आर्मी और नेवी में ज्वाइंट होने के लिए कई सारी, पहले तो ये स्कीम लागू करने से पहले कहीं विरोध हुआ, कई सारी ट्रेनें जलाई गई, धमाल सब कुछ हुआ, लेकिन सर बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार को यही जो स्कीम लाने के से आपको आप बताया कि जिस तरह से के कुछ फायदा भी लग रहा हो, क्यों ये जो आर्मी है उनका वही आयु की कुछ डिफरेंट रहती है कि काम करने की पद्धतियां, और सर बता सकते हो आप इसमें ज्वाइन होने के लिए दूसरा कुछ प्रोसेस, जो पुराने वाले प्रोसेस से कुछ नया वाला कुछ प्रोसेस इसमें ज्वाइन होने के लिए लग रहा है आपको? जी, अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, ये दो अलग अलग कैटेगरी है। तो ये भर्ती होने का जो इनकी प्रक्रिया है, पुराने समय में जो प्रक्रिया है वो तकरीबन बराबर है, लेकिन अभी जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन देनी है। ऑनलाइन मतलब भारतवर्ष में जिसकी एज क्राइटेरिया 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में है, अगर वो 10th पास है या 10+2 पास है, ऐसे भारत के जो भी कैंडिडेट हैं वो तमाम लोग अपना ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साल में ये 2 बार भर्ती प्रक्रिया निकलती है, 1 जून से लेकर के ये 1 जनवरी से 30 जून तक एक प्रक्रिया भर्ती की निकलती है और दूसरी प्रक्रिया 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में निकलती है। और हर बार मतलब इस प्रकार से 2 बार भर्ती का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये सारी भर्ती है ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें 4 प्रकार की उनकी कसौटी ली जाएगी, जिसको लिखित परीक्षा बोलते हैं, रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं। सर्वप्रथम उसका सामान्य ज्ञान, जो 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आएंगे, जिसके ऊपर जनरल नॉलेज का उनका टेस्ट किया जाएगा। और दूसरा जो है विज्ञान, साइंस का क्वेश्चन होगा, 16 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन आएगा। और तीसरा जो कैटेगरी है वो गणित, यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के सवाल उनको 31 से लेकर के 45 तक ये सवाल उनको पूछे जाएंगे। और चौथा जो है वो है तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग, तो 5 सवाल तर्क शक्ति के आएंगे और इस प्रकार से 50 मार्क का 50 क्वेश्चन का ये उनका क्वेश्चन पेपर होगा अग्निवीर का, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का कॉमन रहेगा। ऑल इंडिया में उसकी एग्ज़ाम जिस प्रकार से अभी जिन लोगों ने सितंबर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया या जनवरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो उनकी जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन 17 अप्रैल 2023 को पूरे भारतवर्ष में ये एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन उनको ये जो मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस आएंगे उनका सही जवाब लिखना है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आपने जवाब गलत दिया तो 0.5 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा। ये तो हुआ रिटन एग्जामिनेशन, पहली प्रथा। दूसरी जो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में इंडिविजुअल की जो हाइट है, तो जिस प्रकार पूरे भारत को 6 भागों में उसको बांटा गया है। सर्वप्रथम है हिमालयन जो रीजन है, हिमालयन रीजन में 2 सेक्टर है, एक वेस्टर्न हिमालय रीजन सेक्टर और दूसरा है ईस्टर्न हिमालय रीजन। तो ये जो वेस्टर्न सेक्टर में आने वाले जितने भी स्टेट है, जिस प्रकार से वेस्टर्न में जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है,
पंजाब का कुछ हिस्सा है, और ये तमाम जो है वेस्टर्न सेक्टर में आते, तो उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर रखी गई है, 163 सेंटीमीटर रखी गई है। और ईस्टर्न सेक्टर में जैसे कि 7 सिस्टर्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसके बाद सिक्किम, और ये आसाम, ये तमाम जो त्रिपुरा है, ये तमाम जो स्टेट वाले लोग हैं, इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये तो दो आपके स्टेट को अगर हम देखा जाए। और इसके बाद प्लेन एरिया आता है। प्लेन एरिया में भी वेस्टर्न प्लेन एरिया एंड ईस्टर्न प्लेन एरिया। वेस्टर्न प्लेन एरिया के अंदर फिर आपके ये तमाम जो स्टेट आ जाते हैं कि वेस्टर्न यूपी हो गया, और इसके बाद आगरा वगैरह भाग हो गया, वहाँ से लेकर के ये तमाम जो एरिया है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये तमाम उस एरिया के अंदर आते हैं। ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न जो प्लेन एरिया है, वो ईस्टर्न वाला प्लेन एरिया जो रीजन है, वो तमाम बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो उनकी हाइट जो प्रक्रिया रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो सेंट्रल जोन, यानी कि हम जहाँ बैठे, गुजरात वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, इन तमाम लोग जो है सेंट्रल जोन में आते हैं, तो उनकी जो हाइट की प्रक्रिया रखी गई 168 सेंटीमीटर रखी गई है कि जो भी कैंडिडेट 168 सेंटीमीटर हाइट रखता है वो इस प्रक्रिया में आर्मी अग्निवीर में ज्वाइन हो सकता है। और इसके अलावा जो सदर्न रीजन है, यानी कि जो सदर्न पार्ट, जहाँ से आप शुरू करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तो वहाँ के लोग अगर जो ज्वाइन होना चाहते हैं, उनकी हाइट प्रक्रिया है 166 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई कि हाइट प्रक्रिया, ये लोग अपनी हाइट नाप करके आएंगे, और इसी प्रक्रिया में अगर आते तभी वो अपना रजिस्ट्रेशन और नामांकन करवाएंगे। और दूसरा जो पार्ट है वो है उनका वेट क्राइटेरिया। जो साउथ में से लेकर के जो हिमालयन रेंज को छोड़ेंगे, तो हिमालयन रेंज वालों को 48 केजी वेट ऑथराइज है, और इनको 50 किलो वेट वाले इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और उनका जो छाती का नाप है, चेस्ट को अगर जब मेजर करेंगे तो 77 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन करने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये तो हो गया उसका मेजरमेंट टेस्ट, ये हो गया रिटन टेस्ट। अभी आता है तीसरा जो अग्निवीर का टेस्ट है, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 प्रकार के अग्निवीर के टेस्ट लिया जाएगा 2 ग्रुपों के अंदर। ग्रुप 1 में 1.6 किलोमीटर का रनिंग करवाया जाएगा, और ये जो रनिंग है ये 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट करना होगा। और जो भी कैंडिडेट, जो भी मेल हो या मेल कैंडिडेट है, ये 5 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अगर 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग है वो पार कर लेता है तो उनको 60 मार्क्स दिया जाएगा। और ग्रुप 2 के अंदर जो लड़का अपना इस टेस्ट को पास करने में 5 मिनट 45 सेकंड में अगर वो पार कर जाता है तो उसको 48 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद इसके अलावा 3 और टेस्ट है। लड़कियों के लिए जो रनिंग है सेम है 1.66 किलोमीटर, बट उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में ज्वाइन होने वाली जो भी लड़की है, लड़की के लिए 7.5 मिनट का टाइम रखा गया है, 7.5 मिनट, 7 मिनट 30 सेकेंड्स। उसको 1.6 किलोमीटर को डिस्टेंस को पूरा करना है तो 60 मार्क्स मिलेंगे। ग्रुप 2 के अंदर अगर कोई लड़की जो है 8 मिनट में आती है तो उसको 48 मार्क्स मिलेगा। तो ये तो हो गया रनिंग उसका। दूसरे पार्ट में आता है क्वालिफाई करना है 2 चीज़ें। एक चीज़ है 9 फीट डिच, जो खड्डा होगा 9 फीट लंबा होगा, ये लड़की के लिए लागू नहीं है, जो मेल कैंडिडेट के लिए लागू है। 9 फीट उसको क्वालिफाई करना है, 9 फीट का जंप लगा करके खड्डे को पार कर जाना है, तो वो क्वालिफाई करना। इसके अलावा दूसरा जो है एक जिग जैग करके आता है, जिग जैग बनाया जाता है, जो अपना बैलेंस रखते हुए उस जिग जैग को उसको पार करना है, उसको क्वालिफाई करना है। ये तीसरा हो गया। चौथा है बीम। बीम के अंदर पुलअप, जो आदमी को बीम के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा या खुद ही चढ़ जाएगा जंप लगा करके, और इसके बाद उसको 10 बीम लगाने हैं। 10 बीम लगाने से उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। ये 100 मार्क का पेपर होता है बीम का। अगर 10 बीम वो लगा दिया, यहाँ से पकड़ करके पूरा अपना बॉडी को उठाया और चेस्ट को वहाँ पे टच किया, फिर उठाया, फिर टच किया, फिर उठाया, फिर टच किया, इसी प्रकार से 10 बार वो अगर
वो वहाँ टच करता है, पुलअप पूरा कर लेता है, तो उसको 40 मार्क्स मिलेगा। रनिंग में आपको बताया कि 1.6 किलोमीटर अगर 5 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेता है तो उसको 60 मार्क मिलेगा, और अगर बीम वो 10 कर लेता है तो उसको वहाँ पे जो मार्क्स मिलेंगे 40 मार्क्स मिलेगा। अभी रही बात ग्रुप 2 में, हर एक आदमी इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो 10 बीम को लगा सकता है। तो अगर कोई 9 बीम लगाता है, 9 मतलब पुलअप कर लेता है, तो उसको 33 मार्क्स मिलेगा। अगर 9 से यानी कि 8 वो बीम लगाता है, 8 बीम लगाने पर उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो उनको 21 मार्क मिलेगा। और उससे भी अगर कम यानी कि 7 वो लगाता है तो 7 में उसको जो है उनके मार्क्स जो है कम मिलेगा। तो उसी प्रकार से इनकी सारी जो कैटेगरी बनाई हुई है कि 33 मार्क्स होगा, इसके बाद 33 में से उनको 25 मार्क्स मिलेगा 8 वाले को, और 6 वाले को 21 मिलेगा, और इसके बाद अगर वो 6 बीम लगाता है तो उसको आखिर में 16 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये मार्क का पूरा वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो टेस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए लागू है। 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड ग्रुप 1, ग्रुप 2 के अंदर 5 मिनट 45 सेकंड, और इसके बाद ये मैंने आपको बीम की कैटेगरी बताई कि मिनिमम उसको 10 बीम पार करना है, मैक्सिमम 10, मिनिमम 6। और इसके बाद ये सारा जो टेस्ट है मैंने पहले बताया, रिटन टेस्ट के अंदर 100 में से 35 मार्क पास मार्क माना जाता है कि 35 मार्क्स तो उसको लाना ही लाना है। और ये रनिंग उसको जो आपको टाइमिंग दिया गया उस टाइमिंग के अंदर उसको पार करना ही है। और लड़कियों के लिए जो टेस्ट है मैंने आपको बताया कि उनको खड्डा लागू नहीं है, लड़कियों को बीम लागू नहीं है, उनको जो लागू है वो लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप उसको क्वालिफाइड करना है और हाई जंप उसको क्वालिफाइड करना है। तो इस प्रकार से ये लड़के और लड़कियों के लिए ये जो टेस्ट सारे कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो है फाइनल उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद जो बंदा इसके अंदर मेरिट में आता है तो उसके मेरिट के अनुसार अगर वो 10वीं पढ़ा लिखा है तो 10वीं पास लड़कों के लिए प्रोविजन है अग्निवीर ओलाम्स जीडी। तो ये इंडियन आर्मी के अंदर जितनी भी जीडी वाली पोस्ट है यानी कि इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, तो ये तमाम जगह पे वो उसमें भर्ती हो सकता है। दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल, जो अग्निवीर टेक्निकल में भर्ती होना चाहता है उसका एजुकेशन 10+2 होना चाहिए, वो लड़का उसमें अग्निवीर में भर्ती हो सकता है। तीसरा है स्टोर कीपर टेक्निकल, जो क्लेरिकल जॉब है उनके लिए उनका एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी तो वो आपकी हो गई। अभी चौथी कैटेगरी जो इसके अंदर आती है वो ट्रेड्समैन कैटेगरी है। ट्रेड्समैन के अंदर भी 10th पास वाले, जो ट्रेड्समैन में अलग अलग आर्मी के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं तो उस ट्रेड्स के अंदर जैसे कुक हो गया, दूसरा मिसालची हो गया, या मेस वेटर हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर आर्मी में कारपेंटर हो गया, जॉइनर हो गया, तो ये जो ये ट्रेड्समैन है ये 10th पास वाले ये ओलाम्स के अंदर जाते हैं। दूसरा 8th पास वाला भी इसके अंदर भर्ती किया जाता है, तो वो ट्रेड्समैन सफाई वाला हो गया या दूसरे उन कामों के अंदर उसको लगाया जाता है। तो ये 5वीं कैटेगरी है। और 6ठी कैटेगरी अंदर जो फीमेल कैटेगरी मैंने आपको बताया कि आर्मी के अंदर कोई लड़की अगर ज्वाइन होना चाहती है तो वो सेना पुलिस के अंदर भर्ती हो सकती है। और उनको ये जो मैंने टेस्ट आपको बताया 1.6 किलोमीटर उसको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर पार करना है तो 60 मार्क मिलेंगे। ग्रुप 2 के अंदर कोई लड़की अगर उसको 8 मिनट में पार करती है तो उसको 40 मार्क्स मिलेगा। और बाकी उसको लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों क्वालिफाई करना, अगर ये तीनों कर लेती है तो वो सेना पुलिस में ज्वाइन हो सकती है। नेवी के लिए उसको 10+2 का एजुकेशन चाहिए और उनका फिर नेवी के अंदर नौवीर के अंदर उनका चयन हो सकता है। एयरफोर्स के अंदर उनकी अलग रिक्वायरमेंट है 10+2। तो उस प्रकार से सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार की दी हुई है। तो जो भी कोई मेल या फीमेल कैंडिडेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अग्निवीर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो ये सारी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई। जी जी, जिस तरह से सर ने हमारे साथ डिटेल में बात की कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जुड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पुराना वाला स्कीम था, जो अग्निपथ नया वाला लाया हुआ है, अग्निपथ नया वाले में कुछ इस तरह की रिक्रूटमेंट थी।
बोल सकते हैं कि फिजिकल एज वेल एज थियोरिकल एग्जाम भी लेते हुए साथ में जो सर ने बात की फिजिकल टेस्ट में कई सारा जो कूद लगानी होती है वो लगानी पड़ती है, कई सारे पुलअप्स लगाने होते हैं, साथ साथ बोल सकते हैं कि एग्जाम थोड़ी मुश्किल तो है सर, लेकिन पुराने वाले जो स्कीम थे, जो पुराने वाला आर्मी नेवी फोर्स में यदि कोई विद्यार्थीगण ज्वाइन करना चाहते तो सर उनकी और ये अग्निपथ वाली जो नई स्कीम है उनमें सर बोल सकते हैं कि तनख्वाह में कुछ सारा डिफरेंट हो सकता है। देखिए वो पुराने वाले जो लोग हैं वो परमानेंट, और जिस प्रकार के सेना की एक वो रखी गई है, ये क्या है, टूर ऑफ ड्यूटीज है। अग्निवीर को आप परमानेंट वाले लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि ये जवान आता है एक अपना टूर ऑफ ड्यूटी के लिए आता है। तो पुराने लोग जो भर्ती होते हैं उनका क्या है कि जितना साल में 2 बार डीए बढ़ेगा तो उनका भी कंप्लीट डीए बढ़ेगा, इनका भी मतलब साल में इंक्रीज होगा। जैसे अग्निवीर कोई ज्वाइन हो जाता है, जिसका चयन हो जाता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो पहले साल में उसको एक पैकेज है, ये 30,000 रुपीज़ मिलेगा, और कॉर्पस फंड में उसका 9,000 रुपीज़ पहले साल में जमा हो जाएगा। दूसरे साल में उसको 33,000 मिलेगा, और इनका जो है यहाँ पे उसका 9,150 रुपया कॉर्पस फंड में जमा होगा, और तीसरे साल में उसको 36,500 रुपया मिलेगा, और कॉर्पस फंड में 10,550 उसका जमा होगा, और चौथे साल में उसको 40,000 रुपया मिलेगा, और कॉर्पस फंड में उसका जो जमा होगा वो जमा राशि 12,000 होगी। तो इस प्रकार से 4 साल में उसके कॉर्पस फंड में 5,20,000 रुपया जमा होगा। जो इंडिविजुअल का जमा हो रहा है उतना ही पैसा सरकार की तरफ से उसको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब वो 4 साल पूरे करके जाता है, 4 साल पूरा करने के बाद 11,71,000 टैक्स फ्री, 1 रुपये का टैक्स भी सरकार की तरफ से नहीं लगेगा, ये धनराशि उसको प्राप्त होगी। सर ने जिस तरीके से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि आर्मी नेवी फोर्स और एयरफोर्स के जो बंदे जुड़ना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया की बात की, साथ साथ थियोरिकल एग्जाम एज वेल एज फिजिकल एग्जाम दोनों की बात की, साथ साथ में तनख्वाह की भी बात की। 4 साल में जो अभी आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो भी मिल सकता है, साथ साथ जो ये अग्निपथ वाला नया स्कीम है सर, बोल सकते हैं कि ये जो युवा वर्ग है, अभी आप बात कर सकते हैं कि युवा वर्ग हमारे साथ जो फिजिकल एग्जाम में सोशल मीडिया या वगैरह वगैरह कुछ एक्टिविटीज से फिजिकल थोड़ा बहुत वीक है पहले की तरह के। पहले का आपका समय की सर बात की जाए तो आप लोग थियरिकल फिट थे, थियरिकल एक्सपर्ट्स थे, एज वेल एज यू वी कैन से अबाउट यू आर फिजिकल एज वेल एज फिट है। तो सर अभी कुछ कैन वी से अबाउट द वन डिसएडवांटेज इन करंट जनरेशन, वो फिजिकल थोड़ा बहुत वीक है। देखिए ऐसा है, मैं वीक तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों उतना समय नहीं दे पाते। हमारे समय में इतनी मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो हमें पूरा अपने लिए समय मिल जाता था। अभी आजकल का जो यूथ है वो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 7-8 घंटे तो अपना मोबाइल में खर्च कर देता है, तो अपने लिए उतना वो समय नहीं निकाल पाता है। लेकिन यूथ तो यूथ ही है, जवान तो जवान ही है। अगर उसने जज्बा है, उसमें कॉन्फिडेंस है कि मुझे सेना में अग्निवीर बनना है, तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और एक बार सेना में भर्ती होने के बाद उसकी लाइफ बदल जाती है। मुझे ये बताया कि सिविल में जो भी जवान 17.5 से लेकर के 21 साल के बीच में अगर सिविल आर्मी या कोई भी चीज़ ज्वाइन करता है, तो 21-22 साल में अगर वो बाहर निकल करके आता है, फॉर एग्जांपल 17.5 में कोई बंदा अग्निवीर में चयन हो जाता है और भर्ती हो जाता है, तो 18, 19, 20, 21 4 साल पूरा करने के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बढ़िया वो शो दिखाता है, काम करने की क्षमता है, तो वो उसको परमानेंट भी आर्मी में किया जा सकता है। यानी कि 4 आदमी में 1 आदमी परमानेंट होगा और 3 आदमी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस जाएंगे। तो उसके पास एक जज्बा देश के लिए मर मिटने की। कारण क्या, देखिए आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, कल को अगर भगवान ना करे और 2 फ्रंट वॉर लग जाए, तो मुझे तो ये बोल रहा है कि सेना की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि मुझे अपने देश को बचाना है। देश बचेगा तो आप और हम सभी बचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज इजराइल के अंदर 100% 3 ईयर सर्विस कंपलसरी क्यों है? चाइना में क्यों कंपलसरी है? दुनिया के कई देशों में कंपलसरी क्यों है?
इसके पीछे का कारण यही है। और अभी नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये जो अग्निपथ एंड अग्निवीर स्कीम को जो अमल में लाया गया है, ये हमारी आर्मी का ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज कि पुराने लोग जो है हो सकता है इतना टेक्नो सेवी नहीं है, उसकी उंगलियां मोबाइल पे इतनी तेजी से नहीं चलती है, उतना नॉलेज नहीं है। तो आने वाली जो जनरेशन आई, कारण कि अभी डे बाय डे डेवलपमेंट होता जा रहा है, आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी एडवांस आएगी, तो हमारा नया यूथ जो पढ़ा लिखा यूथ है वो आएगा और उसमें प्रायोरिटी भी दी जाती है। जो स्पोर्ट्स में आगे हैं, जिसने स्टेट लेवल में खेला है या नेशनल लेवल में खेला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। और ऐसे लोग हैं जो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सेना के अंदर परमानेंट का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अमृतलाल मकवाना सर जुड़े हुए थे। उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुरानी वाली एयरफोर्स, नेवी और जिसमें जुड़ने के लिए कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ बांटी, साथ साथ सर ने वो भी बताया कि कौन सी तरीके से प्रोसेस है, किस तरीके से तनख्वाह है, साथ में कितना टाइम आपको इसकी एलिजिबिलिटी मिल सकती है, कितना टाइम आप काम कर सकते हो। उसके बाद की जो प्रतिभा की भी बात की, तो वो भी बहुत सराहनीय बात है। और सर, जिस तरीके से ये जो नया वाला स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नया वाला स्कीम आर्मी और एयरफोर्स में जुड़ने के लिए अग्निपथ वाली स्कीम है, वो कह सकते हैं कि आज के युवा के लिए सही हो, आज के युवाओं के लिए इट्स अ गुड और बेनिफिशियल फॉर देम। यस, आप दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आर्मी के लोग तो 15 साल 20 साल के बाद रिटायर होते थे, लेकिन इन लोग को 4 साल के बाद में जब रिटायर कर देंगे तो उनका क्या होगा। ये इनके दिमाग में जो एक सवाल घूम रहा है, तो उनका मैं डिटेल में जानकारी देना चाहता हूँ। पहले तो उसका मैं बोलता हूँ कि उनका जो लाइफ है एकदम टोटली बदल जाता है। डिसिप्लिन सोल्जर बन जाता है, ओबीडियंस सोल्जर बन जाता है, एक लीडर बन जाता है, एक उसके अंदर एक आत्मविश्वास ऐसा आ जाता है, वो किसी के बाप से नहीं डरता है। मैंने देखा है कई इंजीनियर्स जिसने इतनी पढ़ाई कर रखी है, जितने अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास इतना ये आत्मविश्वास नहीं है, उसमें इतनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये जो 4 साल करके वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा, तो उसको सबसे पहले उनकी अपॉइंटमेंट होगी, उसको पहले लिया जाएगा कि भाई आर्मी से आ रहा है तो डिसिप्लिन्ड है, वो आदमी पूरा इंटीग्रिटी वाला आदमी है, तो उसको सबसे पहले मैं इनको भर्ती करूंगा। कारण कि आर्मी ये सारे गुण उसको सिखाती है। और ये 4 साल के बाद में मैं बाकी लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने सारी योजनाएं कर रखी है। सबसे पहले हमारे MHA ने जो गाइडलाइन दी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, उनके द्वारा हमारा जो CAPF है, यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, ये तकरीबन 12-13 लाख की एक रिजर्व फोर्स है। और उस फोर्स के अंदर इनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। 10% रिजर्वेशन। कौन कौन से इनके 7 अंग है। सबसे पहले है आसाम राइफल, कि जैसे ही ये जो 70% यूथ मोरा भारत का जो निधि है, ये जो वहाँ से बाहर आ रहा है, उनको बाहर फेंका नहीं जा रहा है, वो बाहर आने के बाद उसको 10% रिजर्वेशन, ये CAPF आसाम राइफल में 10%। इसके बाद दूसरा जो है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 10% रिजर्वेशन। तीसरा है CRPF, उसके अंदर 10% रिजर्वेशन। CISF 10% रिजर्वेशन। इसके बाद अगला जो है ITBP 10% रिजर्वेशन। इसके बाद छठा जो है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 10% रिजर्वेशन एंड SSB सैन्य सुरक्षा बल। ये 7 जो CAPF के अंग है, उनके अंदर 10% की इनको रिजर्वेशन दी गई है। ये तो बात बताई मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्या प्रोवाइड कर रही है 70% लोगों के लिए। तो मेरा मानना ये है कि 10% माने कि 100 आदमी अगर लेना है, तो 100 आदमी की वैकेंसी है, तो उसमें 10 तो कंफर्म ही है। ये 10 आदमी जो निकल करके आएंगे, उनको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। दूसरा पार्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दे रखी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर क्या है, डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स एक DSC सर्विस है, DSC कोर, उसके अंदर वो भर्ती प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा जो है, उसके अंदर डिफेंस सिविलियन जो काम करते हैं, वहाँ भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जितने सरकारी संस्थान हैं, उनके अंदर भी राज्यों के
मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आदेश दिया है कि मैं अपने स्टेट पुलिस के अंदर उसको प्रायोरिटी के रूप में लूँगा। जो आर्मी का एक होनहार जवान इतनी ट्रेनिंग करने के बाद आ रहा है, जिसको तो मेरे को ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ेगी, इतना होनहार जवान को मैं मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर प्रायोरिटी के धोरण में ले लूँगा। उत्तर प्रदेश योगी जी ने भी अनाउंस किया कि मैं यहाँ अपनी सरकारी संस्थान के अंदर भी उसको प्रायोरिटी का रूप दूंगा। और इसके अलावा जितने PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे इंश्योरेंस एजेंसी हो गई, दूसरे कई ऐसे हो गई, उनके तमाम जगह पे भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अभी जितने भी ये उद्योगपति लोग हैं उन्होंने भी डिसाइड किया है कि भाई मुझे अगर कोई भी आदमी नौकरी में रखने के लिए सबसे पहले कोई चीज़ पूछता है कि डिसिप्लिन, कि अगर 8 बजे का टाइम दिया तो 8 बजने में 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाएगा, वो है उसका डिसिप्लिन। दूसरी बात, कोई भी ऑर्डर दिया वो डिसओबे नहीं करेगा, वो ओबीडियंट है, ओबीडियंट क्वालिटी है। और तीसरी लीडरशिप क्वालिटी, उसको काम दे दिया तो जब तक पूरा नहीं होगा वहाँ से हिलेगा नहीं। तो ऐसे सोल्जर जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये हमारे अग्निवीर होंगे, जो ये 4 साल करके निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा जब अग्निवीर वहाँ से निकल करके आता है 11,71,000 जैसी अमाउंट लेकर के निकल रहा है। अगर उसको एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, अपना खुद का MSME बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बैंकिंग के साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है। बैंक भी उनको 11,71,000 इतना ऋण देने के लिए तैयार है। आप मुझे ये बताइए कि 25 साल का जवान कौन ऐसा बंदा है जो इतना अपनी इतनी छोटी उम्र के अंदर वो इतना स्टेबल बन जाए और इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उसको आ जाए कि इतना धन लेके आ जाए और दूसरा कहीं भी जाने के लिए एकदम अपने पैरों पे खड़ा हो गया कि मुझे कहीं भी इंटरव्यू देना, मैं बेबाक इंटरव्यू दे सकता हूं और मुझे आराम से मेरा चयन हो सकता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी सुविधाओं के बाद मुझे लग रहा है कि अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि भी अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं दिया जाता है, अग्निवीर को ग्रेजुएट क्यों नहीं दी जाती। इतना सारा सब कुछ तो दे दिया। जो 10वीं पढ़ा लिखा है उसको वहां पे 12वीं की पढ़ाई कराई जाएगी। जब वो 4 साल छोड़ करके आएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 12वीं एग्जाम पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्टिफिकेट, उसको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ही इज 12th पास। और जो 12th पास करके गया है उसको डिप्लोमा डिग्री या उसको इंजीनियरिंग डिग्री, वो वहाँ पे पूरी पढ़ाई उनको करवाई जाएगी। और ये सारी चीज़ें, सारा जो एडवांटेजेस हैं ये सारा दिया गया है। लेकिन लोगों के माइंड में वो बातें घुसी हुई, मैंने जो आपको बताया है कि 4 साल के बाद में रिटायरमेंट। अरे भाई, रिटायरमेंट की बात कहाँ है? आर्मी को यंग बनाना है। 2030 तक हमारा जो ये रेशियो है, आपको मैंने बताया कि 32 से 26 साल तक लाना है कि मेरी सेना है ये 26 साल की एज में है। 17.5 से 26 में तो यंग, वो पहाड़ चढ़ाना है तो दौड़ करके चढ़ जाएगा, उसकी शादी नहीं हुई और वो देश के लिए फना होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जहाँ भी दुनिया में आपको पता है, ये पाकिस्तान हमारे गले पे बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है। कल को अगर ये युद्ध हो जाता है तो हमारी सेना अगर मजबूत होगी तो हमारे देश को हम बचा सकते हैं। हमारी सेना अगर मनोबल ऊंचा होगा तो हम सेना को जो भी टारगेट चाहिए वो टारगेट को हम हासिल कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, जिस तरह से सर ने बात की कि अग्निपथ से कोई भी पुरानी वाली चीजें जुड़ी हुई है, पुरानी वाली इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है या लोगों से गुमराह करने की बात कोई जुड़ी हुई है, तो वो एक तरीके से बहुत ही गलत है। सर ने जिस तरीके से बताया कि अग्निपथ के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या ट्रेनिंग सेशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है, तनख्वाह की भी बात की और 4 साल के बाद क्या, यदि आज के युवाओं में एक सोच आए, एक विचार आए कि 4 साल में ट्रेनिंग के बाद क्या, यदि हम रिजेक्ट होते हैं शारीरिक, फिजिकली या लिखित में या थियोरिकल, कोई भी एग्जाम में हम फेल होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, तो 4 साल के बाद हम क्या। लेकिन सर ने जिस तरीके से बेनिफिट्स बताए कि 4 साल के बाद आप बोल सकते हैं कि 11 से 12 लाख अभी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में एक बिल्डअप, एक खुद की एक इमेज खड़ी होती है। एक 20 साल का लड़का जो 4-5 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या बन सकता है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बोल सकते हैं कि एक सोच ऐसी क्रिएट करे कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप क्या बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको वहीं पे ही छोड़ा जाएगा। कॉर्पोरेट में भी सर ने बात की कि कॉर्पोरेट में भी आपको सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो दर्शक मित्रों, बहुत अमूल्य इंफॉर्मेशन सर ने हमारे साथ शेयर की। मैं सोच सकता हूं तब तक दर्शक मित्रों, जिस तरीके से ये जो अग्निपथ है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूथ,
जो पुरानी वाली स्कीम से आज ये जो अग्निपथ वाली स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में जुड़ने के लिए एग्जाम का क्राइटेरिया है, साथ साथ जो पेंशन की बात है, साथ साथ तनख्वाह की बात है, वो कहीं बहुत ही बेनिफिट्स है आज के यूथ के लिए। सर, हमारे स्पार्क के दर्शक मित्रों के माध्यम से और हमारे स्पार्क के माध्यम से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अमूल्य इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर की। इसके साथ साथ स्पार्क के भी हम आपके आभारी है। और दर्शक मित्रों, जिस तरीके से सर ने बात की और सर ने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ बांटी, उस तरीके से अग्निपथ जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जुड़ने के लिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगेन सर, आपका खूब खूब आभार। कैमरामैन गौतम के साथ बीरेन, स्पार्क टुडे न्यूज़।